हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर ट्रिगोनोमेट्री, इन्हें बात किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सर फार्मूला साइन कॉस टेन, उसके बाद साइन इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉस, टेन इंटू कॉट, उसके बाद सर उसका जितना भी था एंगल वाला फार्मूला 90 माइनस थीटा, 90 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, हम लोग ये सारी बातों पर चर्चा कर लिए थे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ आपका इसका उपयोग है, कुछ इसका प्रयोग है, और जो कि आपको जाननी है। बहुत लोग इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सर अपना अपना बोलने का तरीका है, आपका जो मन सो बोल सकते हैं। या तो आप बोलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या फिर बोलिए हाइट एंड डिस्टेंस। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए ये आपको ऐसा ब्रांच नहीं सर, ये आपको ऐसा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको फार्मूला एक ही रहेगा, फार्मूला एक ही है, अलग नहीं है। बस हमारे पास 6 पिलर था, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक और कॉट, ये 6 पिलर था ना। इस 6 पिलर में कौन सा कहाँ काम करेगा ये कोई नहीं बता सकता। कहाँ पे साइन काम करेगा, कहाँ पे कॉस काम करेगा, ये आपको सवाल पे डिपेंड करेगा सर जी। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ना कि सर सवाल नंबर 1 to 10 लगा दीजिए और सवाल नंबर 10 to 20 कॉस लगा दीजिए, काम खत्म। नहीं, ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, आपने जिस सवाल को बनाया साइन लगा करके, हो सकता है दूसरा बंदा उसको बना सकता है कॉस लगा करके, और आपको बंदा आता है दूसरा बना सकता है टेन लगा करके। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नजरिया है, समझे। तो सबसे मैं पहला बात आपको सर जी क्लियर कर दूं कि चैप्टर में हमारे पास थ्योरी के नाम पे जीरो है। इस चैप्टर में हमारे पास कोई थ्योरी ही नहीं है, कोई थ्योरी है ही नहीं आपका। हाँ, थोड़ा बहुत है सर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। तो सर इसका जो थ्योरी है ना, इस चैप्टर का, ये थ्योरी मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा अपना ध्यान थ्योरी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ज्यादा हमारा जो फोकस है, ज्यादा हमारा जो ध्यान है ना, वो हम लोग सर लगाएंगे इसके सवाल पे, क्योंकि इसका इस चैप्टर का सवाल ही आपका मेन है। एक सवाल देखिएगा सर, 2 सवाल देखिएगा, 3 सवाल, 4 सवाल, धीरे धीरे सवाल देखते देखते आपके अंदर एक आपके अंदर एक आइडिया डेवलप कर जाएगा, आपके अंदर एक विचार आ जाएगा, आपके अंदर एक सोच बन जाएगी कि सर फलाना सवाल ऐसे बना, 3 सवाल ऐसे बनना चाहिए। और इस चैप्टर में, इस ब्रांच में सर आपको मेनली सवाल से ही कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, आपका थ्योरी है ही नहीं। थ्योरी बस बहुत थोड़ा मोड़ा है, मेनली आपका ध्यान किस पे, सवाल पे। फिर भी आपका जो थोड़ा मोड़ा थ्योरी है करेक्ट, मैं इसको देख देता हूँ, और थ्योरी देखने के बाद हम लोग फिर किस में आएंगे, सवाल में। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन जरिया है, हमारा जो मेन इंटेंशन है, वो सर आपका रहेगा सवाल। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे जो पहला थ्योरी आता है वो आपको आता है, जरा 2 के सोचिए, मैं सिंपल नहीं कहता हूँ, सिर्फ 2 के सोचता हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए सर, ये हमारे पास अगर है ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर में जैसे छत है, ठीक है, जैसे बात मानिए, तो मैं आपको बात करूं यहाँ पे, जरा क्या सोचिए, लाइन सीधी है और थोड़ा बहुत माय ड्राइंग वाज वीक फ्रॉम चाइल्डहुड, सॉरी सिंस चाइल्डहुड। चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ कि सर इसमें आपका झंडा लगा हुआ है, एक फ्लैग है, सॉरी ये फ्लैग नहीं, मान लेता हूँ कोई हमारे पास मंदिर है, टेम्पल। एक लड़का आपका यहाँ पे खड़ा है, माफ कीजिए, मैथ इज सिंबॉलिक, और प्योर लड़का तो मैं नहीं बना सकता जी। ठीक है, एक बात सोचिए, ये हमारे पास मंदिर है,
जस्ट मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े, ठीक, हम यहाँ पे खड़े और सामने में कोई मंदिर है सर, एकदम ऊपर है, ठीक है, और मंदिर का जो ऊपरी सिरा है, मंदिर का जो सबसे सर ऊपरी पार्ट है ऊपर, वहां पर हमारे पास एक फ्लैग लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। अरे बात समझ में, हम यहाँ पे खड़े हैं और जस्ट हमसे कुछ दूर बाद यहाँ पे सर एक मंदिर है, ठीक है, और सर उस मंदिर का सबसे जो ऊपरी पोर्शन है ना, सबसे जो ऊपर पार्ट है, वहां पर आपको फ्लैग लगा हुआ है और हम उस फ्लैग को देख रहे हैं, ठीक है। अब सर जी देखिए, हम लोग जब उस फ्लैग को देख रहे हैं ना, तो हमारा जो आंख है वो तो वहां पर रहेगा, यानी कि सर हमारा जो अगर आंख की बात की जाए तो ये आपको सीधा यहाँ पे जाएगा ना। हमारा जो आंख है सीधा ऊपर आपका फोकस करेगा, मान लेता हूं इसको फिलहाल, पहला के सारे बात समझ में, केस वन, चलिए नीचे लिख देता हूँ, केस वन, ये हमारे पास है केस फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस सोचिए, केस टू, अब जरा एक बात समझिए सर, अगर मान लीजिए हम यहाँ थे और ऊपर किसी हमारे पास टेम्पल था और हम उस टेम्पल को देख रहे थे, ऐसे ये ना बात हो रही थी। अब इसका उल्टा मान लेते हैं कि सर हम अपने घर के छत पे हैं, अपने घर के छत पे, छत तो सबके घर में होता है जी, हमारे घर में तो बालकनी भी है, ठीक है, तो सर अगर बात की जाए हम यहाँ पर है, ठीक है, अब सर उसमें हमें नीचे देखनी है, नीचे मान लीजिए सर नीचे कोई आदमी जा रहा है, नीचे कोई जा रहा है, जंतु जा रहा है या फिर ठीक है कोई जा रहा है सर, या मान लीजिए नीचे कुछ ऑब्जेक्ट है, नीचे कुछ चीजें रखा हुआ है, और हम उसे क्या करेंगे, देखेंगे। सेकंड केस क्या है मेरे भाई कि सर अगर ये आपका घर है और आप अपने घर के बालकनी में खड़े हैं, ये आपका घर हो गया ना, और आप इस घर के बालकनी में, माफ कीजिए, घर है और आप इस घर के बालकनी में खड़े हैं, यहाँ बालकनी है आपका घर में नहीं है क्या, हमें तो चाहिए। चलिए यहाँ पे सर रोड है और ये हमारे पास रोड है, और रोड पर मान लेते हैं ना कि यहाँ पर सर कुछ भी मान लीजिए, लड़का मान लो क्या, नहीं फिर सेंस अलग हो जाता है, यहाँ पर मान लेता हूँ सर एक फ्लावर है, फ्लावर है, चलिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं जी, इसको देख रहे हैं, इस फ्लावर को, आपके जो फ्लावर थोड़ा नजदीक बन गए, चलिए यह दो के सर पॉसिबल है, सिंपल सी चीज है सर, अगर हमारे पास कोई चीज है ना तो ही बात होती है, या तो हम लोग देख सकते हैं ऊपर या फिर कहाँ देख सकते हैं नीचे, अब सर चाह करके हम लोग पीछे नहीं देख सकते, ये नहीं होता है, या तो आप देखिएगा ऊपर या फिर कहाँ देखिएगा नीचे, यही दो केस है, और तीसरा केस है तो हमें वहां तक नहीं जाननी, हमें बस दो ही केस जाननी है, या तो आपको देखना है ऊपर या फिर कहाँ देखना है नीचे। पहला केस क्या है जी, पहला केस में हम लोग ऊपर देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे ना ऊपर, और सेकंड केस में हम लोग कहाँ देख रहे थे मेरे भाई, नीचे, ठीक है, यानी कि सर यहां पर देखिए ये तो आपको हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हर एक को पता है हॉरिजॉन्टल, और अभी हमारे पास क्या है सर, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, रेडी आपका सॉरी अर्थ ही मान लो तुम्हें बेहतर होता, ठीक है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है, ये भी आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल,
देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए मेरा भाई, अगर ऊपर कुछ मान लेता हूँ ना, ये जो रूम है उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो जरा एक बात पे गौर कीजिए कि हमारा जो आंख है और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है ना, तो मान के चलिए कि सर इसके बीच एक लाइन है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो जस्ट मानिए कि एक पाइप ऐसे गया हुआ है, एक पाइप, ठीक है, और आपको उसी पाइप में ऐसे करके देखनी है। अरे बात समझ में, वहां पर एक पाइप कुछ ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक पाइप है, पाइप जस्ट इमेजिन पाइप है सर, और पाइप के थ्रू आपको वहां पर क्या करनी है, देखनी है। अब यहाँ पे कोई पाइप नहीं है, आपको ऐसा मानना है कोई हमारे पास पाइप है नहीं, बल्कि आपको तो मानना है कि हमारे पास क्या है, पाइप है। और वही जो आपका पाइप है ना, ये ना हुआ आपका सर एक लाइन पाइप, और ये जो आपका लाइन हुआ इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी ये जो आपका लाइन है ना, इसको सर बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। जस्ट इमेजिन कीजिए, ऊपर भी आपको देखिए, एक्चुअली में आपको बात बताऊं तो लाइन ऑफ साइट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली में हमारे पास कोई लाइन नहीं बनता सर, ऐसा नहीं कि वहां पे ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे लाइन बनाएंगे, नहीं, वो लाइन नहीं बनता है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि सर वहां पे एक लाइन बन रहा होगा, एक्चुअली में ऐसा हमारे पास कोई लाइन नहीं बनता। तो सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये भी आपका हो गया लाइन ऑफ साइट, और अभी हमारे पास क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। चलिए मेरे भाई यहां पे गौर कीजिए, यहां पर आपका एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एंगल, ठीक। और यहां पे आपका जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं सर, तो इसको बोलते हैं उन्नयन। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी की जरूरत पड़ेगी या फिर हिंदी की जरूरत आपको है, लेकिन फिर भी देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, मैं आपको सिंपल समझाऊं, ऊपर देखते समय लाइन ऑफ साइट, और ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है सर। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपको लाइन ऑफ साइट हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, हुआ ना। और इसके बीच का जो एंगल बनेगा ना, इसके बीच का एंगल देखिए दिखाई पड़ रहा है जी आपका, हाँ, ऊपर में आपका हो गया सर लाइन ऑफ साइट और ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा, एंगल ये जो आपका एंगल है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और सर यहाँ पे सिंपल देखिए, एक हमारे पास यहाँ भी बनेगा ना एंगल, जैसा आपको एंगल यहाँ पे बना वैसा ही आपको एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, हो गया, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और ऊपर से जो आपका एंगल बनेगा, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सर जी, बहुत लोग मान लेते हैं कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये नहीं करनी, ये गलत है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए हमेशा जो भी आपका एंगल बनेगा ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, वर्टिकल के साथ नहीं। ये हमारे पास वर्टिकल है, आपको इसके बारे में जानना ही नहीं है, सोचना ही नहीं आपको इस बारे में कि व्हाट इज दिस है क्या है, आपको बस यहाँ पे जानना है हॉरिजॉन्टल। हमारे पास वर्टिकल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट इज वर्टिकल, भूल जाना इस बात को। हमें बस ध्यान किस पे देना है, हॉरिजॉन्टल पे, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों आपको बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में। ऐसे तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सर औनवन कोण, औनवन कोण। खैर छोड़िए यहाँ तक। एक बात और देखिए, हम लोग यहाँ पे सर फूल एक गमला बनाए हैं, क्या लड़का बनाए हैं, मैं आगे नहीं बनाऊंगा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा था कि क्या होता है। और कोई डेफिनेशन पूछे कि सर ये बताइए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तब सिंपल सी बातें बोल सकते हैं सर कि द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, ठीक है, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन।
ऊपर वाले केस में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे वाले केस में। हमारी बात समझ में? मैं फिर से बोलूं तो द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन इन द अपर केस। और सर द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल नीचे वाले केस में, जो हम नीचे देखते हैं, इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक बात और, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इक्वल होता है। जितना हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है सर, उतना ही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, दोनों बराबर होता है। तो सवाल में अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है मेरे भाई, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम चीज है, दोनों बराबर ही होगा। तो इसको मैं कहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों सेम होता है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। चलिए इसको मिटा दिया मैंने। जैसे मैंने अभी जो कंसेप्ट लिखा है यहाँ पे, एक बात समझिए, ये ना बात हो रही थी, देखिए सर, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, और ये भी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एक एंगल आपका यहाँ पे बना और एक एंगल हमारे पास कहाँ पर बना, थीटा, इसे भी कितना मान लेते हैं, हो गया। ये आपको लाइन ऑफ साइट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल, और ये भी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल। जरा एक बात पर गौर कीजिए, अगर ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या, किस थ्योरी से, क्लास 9th का थ्योरी है ये, और क्लास 9th का थ्योरी आई थिंक है तो ऑपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी क्लास 9th का आपका थ्योरी है, याद कीजिए। पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइंस में आपको तीन बात होती है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक आपको होता है करीब एक ही तरफ का ना, तो सर उसको बात किया तो सेम है ना, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और उसका जो एक ही साइड का जो इंटीरियर एंगल है उसका वैल्यू 180 के, उसका जो सम है 180 के इक्वल होता है। फिर वहां तक हमें नहीं जानी, वहां तक आपको नहीं जाना है सर, हमें जो जानना है ना कि ये जो आपका एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है, थीटा है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो आपको लाइन है, ये भी आपका लाइन है, और किसी भी केस में हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल होगा। अगर दो आपका लाइन है, दो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो किसी भी केस में मेरे भाई वो पैरेलल होगा ही, और जब वो आपका पैरेलल होगा ना सर, तो ये हॉरिजॉन्टल है भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो गया, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और ये जो आपका एंगल है ना, ये आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि सर यहां से हमें बात मिला, और वो बात क्या मिला, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये पहली बातें क्लियर हो गई। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, देखिए सर, ट्रिगोनोमेट्री में आपको स्क्वायर वाला फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, ये सब फार्मूला, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू सेक, ये सब आपको जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपको बस जरूरत है साइन का और कॉस का। हाँ, मैंने जो बताया था सर कि साइन थीटा इक्वल टू बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच,
tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। जिनको ये सर तीन बातें क्लियर है, साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई बी, जिनको ये तीन बातें क्लियर है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात आपको और सा जरूरत पड़ेगा, और आपको जरूरत है एंगल का, tan 30 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, sin 30, sin 60, इसका जरूरत पड़ेगा। यानी कि सर आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला की जरूरत नहीं है। वाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हमारे पास इसका कोई मतलब नहीं बचता है। हाँ, हमें मतलब क्या है, हमें सर जरूरत है एंगल का, sin 30, sin 60, sin 45, cos 65, सॉरी cos 60, ठीक है, ऐसे tan 30, tan 60, हमें इसका जरूरत है। और एक आपका जरूरत है sin cos और tan का। स्क्वायर वाला फार्मूला, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला क्या होता है, हमें इसमें नहीं जानना है, ठीक है। तो सवाल पे चले, यहाँ तक सारी बात समझ में, यहाँ तक आपको बस जानना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो बातें क्लियर हो गई। और सवाल क्या, चलिए इसको मिटाता हूं। सवाल करीब एक सवाल है, क्वेश्चन जो भी है, सवाल को हम लोग पहले हिंदी में समझते हैं जी, ठीक है, बाद में फिर कुछ देखा जाएगा। सवाल आपका है हिंदी में, मैं समझाता हूँ जी, ठीक है। कि सर मान लेते हैं हमारे पास कोई पेड़ है, कोई ट्री है, ठीक है, मान लेते हैं। देखिए एक बात और, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर सर आपने पिक्चर बना दिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में दो बातें हैं। पहली बात क्या है सर, कि ट्रिगोनोमेट्री का जो भी आपका लॉन्ग सवाल है, जो भी लॉन्ग सवाल 5 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, सारा का सारा आपका जो लॉन्ग सवाल है वो आपको आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से। इससे आपको छोटा सवाल नहीं आता है, 1 या 2 नंबर का, रेयर केस में। ज्यादा जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, इससे आपको जो सवाल आएगा सर वो आपको लॉन्ग सवाल आएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना सर, कि अगर आपने हाइट और डिस्टेंस में पिक्चर बनाना सीख लिया तो आपका आधा काम हो गया। बहुत विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहता है ना सर कि पिक्चर ही नहीं बनता, क्या करूं। हाँ, होता है ना सर कि पिक्चर हमसे नहीं बनता सर, ठीक है। तो जिनसे पिक्चर नहीं बनता है तो वैसे लोग सवाल को ठीक से नहीं पढ़ते। सवाल को पढ़ने के बाद अपना अंदर डेवलप कीजिए आइडिया कि सर ये क्या हो रहा है जी, सारी बात समझ में। सर मेनली आपका जो फोकस है, मेनली आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपको डिपेंड करेगा सवाल का पिक्चर बनाने पे। आपने पिक्चर बना लिया, आपका आधा काम हो गया। यकीन मानिए सर, अगर आपका पिक्चर नहीं बनेगा तो आपका सवाल भी गलत जाएगा, आंसर भी गलत जाएगा। लेकिन अगर आपने पिक्चर सही से बना लिया तो आपका दोनों काम हो जाएगा, सवाल भी सही जाएगा और आंसर भी सही जाएगा। तो आपका जो मेन फोकस है ना, वो आपको रहना चाहिए पिक्चर बनाने पे, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूँ, सवाल है जो हिंदी में कर देता हूँ। सवाल है सर, हमारे पास एक पेड़ है और आंधी आता है, बस पेड़ टूट जाता है आधा से। हमारे पास एक पेड़ था, आंधी आया, बस पेड़ क्या हो गया आपका, टूट गया। चलिए मैं आपको यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ। हमारे पास मान लेते हैं सर कि ये पेड़ था, ऐसे एक ट्री है, ये तो आपका जमीन हो गया, इस एंगल तो हमारे पास 90 होगा ही, ए बी। चलिए ये हमारे पास कोई ट्री है, ठीक है, खड़ा था, आंधी आया, इसका आधा पार्ट क्या हो गया, टूट गया। और क्या सवाल है, और आपका जो टूटा हुआ भाग है ना सर, जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस प्रकार आपको बेंड हो जाता है कि आपका जो ट्री का अपर पोर्शन है, जो ट्री का अपेक्स है ना, वो सर आपको जमीन को, आपका जो नीचे का अर्थ है ना, इसको टच करने लगता है। यानी कि सर मैं आपको समझाऊं तो आंधी आता है और आंधी आने के बाद जो इसका आधा पार्ट है वो आपका टूट जाता है, और टूट करके ये जो आपका पार्ट है ना, वो सर आपको ऐसे आ जाता है जमीन पे। बात को समझिए। सी डी, हम इसके तो जरूरत नहीं थी, मान के चलिए इसको मिटाई देता हूं। यही बात हुआ है,
टच करता है और सर आपका जो एंगल बनाता है ना, ये आपको एंगल बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो और यहाँ इसमें एक बात और दिया हुआ है कि द टचिंग द डिस्टेंस बिटवीन टचिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ प्लांट इज 8 मीटर। ये बात 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें सर ट्री का लेंथ चाहिए। लेंथ ऑफ ट्री, यही है हमारे पास सवाल। कुछ आई बात समझ में? सवाल क्या है देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिंपली समझाता हूँ। एक हमारे पास ट्री था, ठीक है, ट्री ऐसे था कि आंधी आया। अब देखिए, अब हमारे पास ट्री है सर, आंधी आएगा और आंधी आएगा तो मान लीजिए जाहिर सी बात है, अगर आपका ट्री है तो इसका आधा पार्ट टूट जाएगा, कमजोर रहा तो, ठीक है। अब सर यहाँ से आपका आधा पार्ट टूटा और टूटेगा तो जमीन पे क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए सर ये हमारे पास ट्री है ना, आंधी आया, इसका आधा पार्ट क्या हो जाएगा, टूट के और आपको जमीन पर ऐसे मुड़ गया, ठीक है। और आपका जो मुड़ गया है ना सर, तो मुड़ने के बाद यहाँ से एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। ऐसे आपको मुड़ गया है और एंगल हमारे पास कितना है, 30। और जहां पर उसका जो पेड़ का पार्ट है वो टूट करके गिरा है, और जहां आपका पेड़ का, जिससे हमारे पास ऐसे सर, ऐसे देखिए, ये आपका पेड़ था ऐसे पूरा टूट के ऐसे गिर गया ना, तो ये आपको पेड़ का जड़ है। इसमें देखिए पेड़ जमीन से यहाँ पे टच करता है और आपका जो ऊपर वाला पार्ट गिरा है टूट करके, वो आपको यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका जो एंगल बनाता है ना, ये कितना एंगल बनाता है, 30। और इसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 8 मीटर। यहाँ पे आपको दो बातें हो गई, एक आपको एंगल जुड़ गया और एक आपको डिस्टेंस। यानी कि जो हमारे पास ट्री था, ट्री का जो अपर पार्ट है वो आपको बनाता है 30 डिग्री, और जो आपका डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 8 मीटर। आपको ट्री का लेंथ चाहिए, ट्री का हमें क्या चाहिए, लेंथ। जरा एक बात सोचिए, हमारे पास टोटल ट्री है कितना, ये बी से हमारे पास ट्री नहीं है। अगर ये आपका पार्ट टूट के गिरा है तो भी ट्री ही है। वो सर ट्री टूटा हो या जुड़ा हो उसमें नहीं चाहिए, हमें ट्री का लेंथ चाहिए। तो ट्री का हमें लेंथ कितना होगा, पूरा ए बी, यही ना, ए बी, यही ना आपका पूरा ट्री है, यानी हमें पूरा ट्री का लेंथ चाहिए। यानी कि सर हमें किसकी जरूरत है, ए बी, हमें जरूरत है ए बी, ठीक है। और ए बी कैसे निकलेगा सर, तो ए बी आपका निकलेगा बी सी प्लस ए सी, यानी कि हमें किसका जरूरत पड़ेगा, ए बी। देखिए ए बी आपका है बी सी प्लस ए सी, यही ना। अब ना तो हमें बी सी मालूम है, ना तो हमें ए सी मालूम है, यही ना। ना तो हमें सर बी सी मालूम है, ना तो हमें ए सी मालूम है। तो किसी भी तरीका से कोई भी उपाय करके हम लोग बी सी और ए सी निकालने का प्रयास करेंगे, और बी सी और ए सी का वैल्यू आने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा ना, वही आपका वैल्यू आएगा ए बी का, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। देखिए ये तो आपका एंगल है, तो जब एंगल है तो ये क्या हो गया आपका P हुआ ना सर। ये हमारे पास क्या हो गया B, और ये हमारे पास क्या हो गया H। ये तो क्लियर हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री बनाते टाइम। ये तो आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया B, और ये हमारे पास क्या, ये आपको 90 के सामने है, तो 90 के सामने है तो ये क्या हो गया H। चलिए हमें B का वैल्यू पता है लेकिन B का वैल्यू नहीं पता, तो P और B में कोई रिलेशन होता है क्या, P और B में आपका रिलेशन क्या होता है, tan इज इक्वल टू P बाई B। तो हम लोग फिर क्या है ना अप्लाई करते हैं सर कि सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल BCD हम लोग किस में चलेंगे, BCD, इसमें क्या अप्लाई कीजिए, tan थीटा। tan थीटा कितना सर, P बाई B होता है ना। चलिए थीटा यानी एंगल का वैल्यू हमारे पास कितना है, 30 है, यानी कि सर tan 30
पी कौन हो गया, पी 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 आपका है बीसी, है ना, पी बीसी, और बाई बी, बी बोले तो बीडी, यही ना सर, पी, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी, बीडी। चलिए tan 30 का वैल्यू सोचिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BC, 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 BC का वैल्यू मुझे नहीं पता तो BC लिख देता हूँ, बाई BD, BD का वैल्यू कितना है 8 मीटर, यानी कि अगर मैं BC की बात करूं तो BC आपका हो जाएगा 8/√3 मीटर। आप चाहे तो और भी गुना भाग कर सकते हैं, मैं कर देता हूं, BC इक्वल टू 8/√3 इंटू √3/√3। अपना मन से मैंने इसको रेशनलाइज करने के लिए सोचा, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं सर, आपका चॉइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो BC आपका हो जाएगा 8√3/3 मीटर। हमें BC का वैल्यू कितना मिला 8√3/3। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, BC हमारे पास प्लांट का लेंथ नहीं है, हमें एक बात यहाँ पे और चाहिए, और वो क्या चाहिए, CD। तो हम लोग फिर चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल BCD, हम लोग किस में चलेंगे, BCD। इस बार हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, हमारे पास दिया हुआ क्या है, B। पहला वाले में हमें P चाहिए, B दिया हुआ था, मैंने 10 लगाया। इस बार आपको H चाहिए और दिया हुआ क्या है, B। तो जरा सोचिए B और H में कौन आता है, तो B और H में आपको आता है cos। हाँ, इससे पहले P और B था, तो P और B में हमारे पास क्या आता है, tan। लेकिन अभी आपको चाहिए क्या, H, और हमारे पास दिया हुआ क्या है, B, और B और H में हमारे पास क्या आता है, cos। तो आंख मूंद के cos लगा दीजिए, यानी कि सर cos थीटा इज इक्वल टू B/H, cos 30। चलिए थीटा का वैल्यू 30 है ना, B बोले तो BD बाई H, H हमारे पास कौन हो गया सर, CD। cos 30 का वैल्यू याद है √3/2, BD आपका हो गया सर 8, CD मुझे नहीं पता, तो CD का वैल्यू 8 इंटू में 2/√3, यही ना, देख लीजिए मल्टीप्लाई। तो सर CD आपका हो गया 16/√3, इसको मैं मीटर, सॉरी, तो सर CD आपका हो जाएगा 16 इंटू √3/√3 इंटू √3। थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है बीच में, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ √3/√3, यानी कि सर CD आपका हो गया 16√3/3 मीटर, हो गया ना। BC का वैल्यू आपको निकल गया 8√3/3, और आपका जो CD है इसका वैल्यू 16√3/3, यानी कि सर टोटल लेंथ ऑफ प्लांट, टोटल लेंथ ऑफ, सॉरी ट्री था, टोटल लेंथ ऑफ ट्री, ये हमारे पास क्या है, AB है ना, टोटल आपका AB है, ट्री का लेंथ AB, और AB इक्वल टू क्या सर, तो AC प्लस BC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AC किसके बराबर होगा, CD के, कोई डाउट, AC, मेरा जो AC है ना सर, वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, बराबर है ना, कैसे बराबर है, क्योंकि देखिए आखिर जो पार्ट ऊपर से टूटा वही तो नीचे आया, जो पार्ट आपका ऊपर है जो टूटा वही ना आपको नीचे आया है सर, अलग तो हमारे पास नहीं आ गया है, यानी कि AC मेरा टूटा था और वही AC मेरा कहाँ चला गया, नीचे चला गया, यानी कि जाहिर सी बात है कि AC किसके बराबर, CD, जो ऊपर टूटा वही आपका नीचे आया। चलिए CD का वैल्यू 16√3/3 प्लस BC का वैल्यू 8√3/3 मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आपका जो AB का लेंथ आएगा ना सर, 16 और 8 कितना हो गया 24, तो 24√3/3, 3 से कट गया सर 1 मीटर, यानी आपका जो AB है ना, AB आपका आ गया 8√3 मीटर, यानी कि आपका जो ट्री का लेंथ था वो आपका हो गया सर 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। तो सर
यहाँ तक बात की जाए तो उम्मीद है आपको आज का थ्योरी, आज का सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सवाल समझ में नहीं आता है सर, फिर भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप 10 सवाल इस पर नहीं देखिएगा तब तक आपको आइडिया आएगा ही नहीं। सबसे पहला बात है बिल्कुल नया नया चीज़ है तो उसमें ही प्रॉब्लम है, और अगर नया चीज़ है भी, आपने कुछ बना भी लिया है, फिर भी ये चैप्टर का गिनती हार्ड चैप्टर में होता है, फिर भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उस ख्याल से कम जब तक आप 10 सवाल नहीं देखिएगा तब तक आपके अंदर आइडिया डेवलप होगा ही नहीं। आज पहला सवाल है सर, उम्मीद है अगर आपको समझ में नहीं आता है वो दोबारा देखिए, और कुछ तो 50% क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, यही कुल आपका थ्योरी है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे इसमें और नए सवाल के साथ, ताकि आप कुछ बेटर आइडिया दे सकें। ठीक है, तो आज बस इतना ही।